नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऊर्जा का संकट कितना बड़ा हो गया है ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से खबरें आ रही हैं कि वहां पर बहुत सारे मजदूर अपने अपने गांव जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एलपीजी नहीं है। गैस नहीं होने के चलते उनके लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है। कई लोगों की ये भी खबरें हैं कि वो चावल उबाल उबाल तक कर खा रहे थे, लेकिन कितने दिन कोई चावल उबालेगा। सबसे बड़ी बात यह है, तो सब अपने गांव जा रहे हैं। पलायन की स्थिति है, और एक नहीं कई मजदूर वहां पर पाए गए जो कि पलायन करते हुए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये संकट आपको लग रहा है कि जल्द खत्म होने वाला है? ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने हिंद महासागर में स्थित दियागो गार्सिया सैन्य अड्डे पर, और ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन पर आ गया है, यानी कि इंडियन ओशन में ईरान ने दियागो गार्सिया, जो हिंद महासागर में है, उस पर 4,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से हमला किया है। लेकिन वो नाकाम रहा। ये बेस भारत के करीब है, जिसमें जंग की आंच अब इस क्षेत्र तक पहुंचती दिख रही है। ब्रिटेन ने हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। और ये खबरें आ रही हैं कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जो चक्राव चल रहा है, अब भारत के पड़ोस तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे दिखाए गए, जो डियागो गार्सिया जिसको हम कहते हैं, उसको निशाना बना लिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जंग थमने वाली नहीं है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किया से बातचीत की है, उनको बधाई तो दी है ईद की, लेकिन साथ में कई दिनों बाद कंडेम शब्द का इस्तेमाल किया गया। कंडेम किया गया जिस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, उसको उन्होंने कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि नेविगेशन का जो अधिकार है वो सबका अधिकार है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी और पीस लानी चाहिए, इसको लेकर भी बातचीत की है। लेकिन दियागो गार्सिया का जो ये हमला है, ये कितना बड़ा है अपने आप में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो मिसाइल जिससे दागा गया है, वो अगर इंडियन ओशन तक आ गया है, तो क्या इसी डर से मोदी जी ने बातचीत की है ईरान से? क्योंकि उनको भी लग गया कि अब ईरान हमला कर सकता है। अगर दियागो गार्सिया में भी कर रहा है, तो फिर क्या भारत की बारी नहीं आ सकती? तो क्या डर से और ऊर्जा संकट के चलते, जिस तरीके से घर में यानी कि भारत में ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है, तो क्या वो वजह है कि नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए कंडेम भी किया है तेहरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमला है? ये ऊर्जा की स्थिति कितनी गंभीर दिखाई दे पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कल के एक ट्वीट में कि वो तो वाइंड डाउन कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस को, और ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने जवाबी हमला दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा या क्या पड़ सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर शशि शेखर सिंह हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। आपका स्वागत है सर। और प्रबल प्रताप शाही, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। और मैं प्रबल प्रताप शाही से शुरू करती हूँ। शाही साहब, पलायन की जो ये खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में कितनी चिंताजनक है, और क्या ये सूरत तक ही सीमित रहेगा, या फिर कोविड जैसा मंजर आपको लग रहा है कि देखने को मिलेगा, जहां पर देश के कई कोनों से इस तरीके की पलायन की खबरें अब एलपीजी संकट से आ सकती हैं? जी। नीलू जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को और आपके जानने वालों को सबको ईद मुबारक हो। मौजूदा जो संकट है, गैस का संकट तो है ही है, एलपीजी के संकट के कारण, और कंपनियां भी बंद हो गई। जैसे इंडस्ट्रियल डीजल का दाम भी बढ़ गया, 22 रुपए, कल आपको मालूम होगा। पेट्रोल का दाम 2 रुपए बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ने से सीधे ही इम्पैक्ट होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, उसका दाम एकाएक बढ़ जाएगा, और कल से ही बढ़ गया है। अब जो भी लॉट आएगा सब बढ़कर ही आएगा। स्विगी जोमेटो में तुरंत 2 रुपए का इजाफा हो गया उनके दामों में। अ, मूंगफली में दाम बढ़ गया, दूध के दाम बढ़ने वाले, हो सकते हैं कुछ दिन में बढ़ जाए। बहुत बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। उस समय पे एलपीजी के गैस का सिलेंडर जब 3,000 रुपए पे आपको ब्लैक में मिल रहा है, लाइन लगाने पे मिल नहीं रहा है,
और आपको मालूम है जो मजदूर आते हैं उनके पास कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको छोटे गैसेस में भरवाना पड़ता है। वो 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 3-3 किलो, 2-2 किलो, 2.5-2.5 किलो का गैस का सिलेंडर होता है छोटा छोटा, उसको खाना बनाते हैं। वो 10-12 दिन चलता है। 500 रुपए पे अगर उनको हो तो उनकी दिहाड़ी 300 रुपए है, 400 रुपए है, तो कहाँ से 500 रुपए का गैस सिलेंडर भरवा पाएंगे? 2 किलो 2.5 किलो का 3,000 रुपए का कहाँ से खरीद पाएंगे? कंपनियां बंद हो गई सूरत में, तो गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनियां बंद हो गई हैं। दिल्ली में भी, सूरत से आप बता रही हैं, दिल्ली में भी पलायन शुरू हो गया है। तमाम रेलवे स्टेशन में मजदूर लाइन लगाकर ट्रेनों में जा रहे हैं, अपना सामान लेकर जा रहे हैं। और गांव की स्थितियां तो और भयावह होने वाली है, क्योंकि पिछली बार कोरोना काल में, कोविड काल में जब लॉकडाउन लगा था, तो मनरेगा था जो बचा पाया भारत की अर्थव्यवस्था। अब तो मनरेगा का कानून नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। अब जो पलायन होगा उस स्थिति में वहां पर तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या यूरिया की भी है। यूरिया का संकट भी बहुत आने वाला है, क्योंकि यूरिया भी उसी हार्मोन, स्टेट ऑफ हार्मोन से ही आता है, या गैसेस आती हैं, तो या रॉ मटेरियल्स आते हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे, तो समय पर यूरिया भी नहीं मिलेगा। तो जो अब धान की जो खेती होने वाली है, जैसे तैसे गेहूं की खेती हो गई, लाठी पड़ी लोगों को। आपको बताइए यूरिया के संकट कितना खड़ा हुआ था, लाठी चार्ज हो रहा था किसानों पर। अब देखते हैं कि कितने दिन का, और यह सारा कुप्रबंधन नरेंद्र मोदी किया है। नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति के कारण भारत को ये सब स्थितियां हो रही। और जब रशिया ने हमको रिबेट रेट पर, यानी कंसेशन रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर, सस्ते रेट पर जब क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और गैस दिया, तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में, क्योंकि ट्रंप के पास उनका एप्स्टीन फाइल है, उसमें क्या उनका वीडियो है नहीं पता, ये जानकारी या तो हरदीप पुरी दे सकते हैं, या तो आपके मित्र सुब्रमण्यम स्वामी दे सकते हैं, जिनका रसोद्घाटन आपने अपने एक चैनल पे किया था, और अपने ही शायद चैनल पे किया था इंटरव्यू पे। तो वो सारे फाइल दबे पड़े हैं, उनकी पूंछ दबी पड़ी है। उन्होंने अमेरिका का उपनिवेश बना दिया भारत को। अमेरिका कहता है गैस मत लो, तेल मत लो रशिया से, अब नहीं गैस तेल ले रहा। अब रशिया कह रहा है कि, अब कह रहे हैं 30 दिन का तुमको छूट देते हैं, तुम तेल और गैस लो। तो 30 दिन के लिए क्यों रशिया आपको तेल और गैस देगा? देगा भी तो क्यों रिबेटिव रेट पर देगा? अब ज्यादा रेट पर देगा। 30 दिन पहले तक जो रशिया से गैस और क्रूड ऑयल आया, कच्चा तेल आया, वो अंबानी को मिला, अडानी को मिला। अंबानी ने वो सारे जो गैस हैं या तेल है वो किसको बेचा? यूरोपियन मार्केट्स में बेचा। भारत की जनता को क्या मिला? जब सस्ता तेल आया, जब सस्ता कच्चा तेल आया, तब भी भारत की जनता को महंगा खरीदना पड़ा पेट्रोल डीजल, और गैस का सिलेंडर महंगा खरीदना पड़ा। तो स्टॉक क्या खत्म हो गया? वह सारा गैस और वो कच्चा तेल आया, वो अंबानी ने कहाँ रखा है? या तो उसे मुनाफा हुआ तो अंबानी मुनाफा दे देश को, और अब जो है महंगा है तो महंगा देश की जनता को लेना पड़ेगा। उस परिस्थिति में जब जनता के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं, तो जनता पलायन कर रही है। इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, जब युद्ध हो रहा है, युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं, उस दौरान जो है तुम इजराइल चले जा रहे हो। क्यों इजराइल जा रहे हो? जाके वहां कह रहे हो तुम्हारा फादरलैंड है, तुम्हारा बापू हो सकता है इजराइल, आरएसएस का बापू हो सकता है इजराइल, मोहन भागवत का इजराइल हो सकता है, क्योंकि ये सब यहूदी हो सकते हैं, इनके पूर्वज यहूदी हो सकते हैं, हमारे तो नहीं है। हमारे आपके जो पूर्वज है वो भारतीय है, हमारी मातृभूमि भारत है, हम सच्चे भारतीय हैं। और ये नकली भारतीय हैं, इन्होंने बता दिया कि इनके पूर्वज यहूदी हैं, ये यहूदियों के वंशज हैं। तो ये सब स्थितियां हैं। और उसमें जिस तरीके से मैसअप किया आपने, जब हमला हुआ, जिस दिन अली खामनी मारे गए, उनकी हत्या हुई, उनकी शहादत हुई, उस दिन जो है तुम जो है बयान दे रहे हो कि यूएई पे हमला हो गया, गलत है, गल्फ के कंट्रीज पे हमला हो गया, गलत है, ईरान पर तुम्हारे मुंह नहीं खुला। 5 दिन बाद तुम्हारा विदेश मंत्री जाता है ईरान के दूतावास पर, और वहां पर कंडोलेंस जाहिर करता है। जब मौजूदा की विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जब इस पर सवाल उठाया पहले दिन से ही, तब जाके तुम चेते हो। इतनी गलत नीति, हमारी बैलेंस नीति थी। इसके पहले इराक से भी युद्ध हुआ था, इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ था। उस समय तो 53 देश इराक से लड़ रहे थे, उस समय भी संकट था, लेकिन उस समय बैलेंस एक्ट होता था। बैलेंस एक्ट उस समय की मौजूदा सरकारें करती थी। उसके 2003 में भी युद्ध हुआ, उस समय तो ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हुई, ऐसी मारकाट नहीं हुई, ऐसा गैस का कालाबाजारी नहीं हुआ। ये सारा कालाबाजारी नरेंद्र मोदी कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के 2 उद्योगपतियों को, ये देश की तमाम एनर्जी पर उसने कब्जा। आप जाइए दिल्ली से निकल जाइए बाहर, आप देखिए अडानी इंडियन ऑयल गैस पंप, जियो पंप, तमाम जगहों पर पंप दिख जाएंगे आपको। तो ये गैस, तेल, ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें ऐसी हो रही हैं कि देश के लिए खतरनाक है। देश की गृहिणियों,
को महंगाई से दो चार होना पड़ेगा, और आपको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से साग सब्जी के दाम बढ़ने जा रहे होंगे। और मैं एक और चीज, सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है नीलू जी, कि यह जो लोग गांव जाएंगे, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वह एक ही काम करेंगे, वहां पर मारपीट होगी, छिनैती होगी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोबाइल छीनने के केसेस बढ़ेंगे, चैन, गोल्डन चैन छीनने की कोशिश, छीनने की चैन छीने जाएंगे, छपट्टी होगी, हत्या हो, ये सब आपको देखने आए 5-6 महीने में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। क्योंकि आदमी जब भूखा होता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और कोई भी छोटे पैसे देकर कोई भी अपराध करा सकता है। तो देश में अराजकता का माहौल नरेंद्र मोदी पैदा कर रहा है। इसलिए मौजूदा समय में इस देश की आर्थिक नीति, विदेश नीति को नरेंद्र मोदी समझ नहीं सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, और कोई देश का नया प्रधानमंत्री आए, वही देश को जो विश्व की विदेश नीतियों को समझे, विश्व में कैसे एक्ट करना है, कैसे विदेश के नेताओं के साथ बातचीत करनी, उसको पता होना चाहिए। एक तरफा ना जाए, अमेरिका का गुलाम ना बने। ऐसे प्रधानमंत्री की हमें जरूरत नहीं है, हमें नए प्रधानमंत्री की जरूरत है, और यह नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। नहीं, लेकिन ये जो पलायन की खबरें आ रही हैं, और आपने कहा दिल्ली में भी है, गुजरात से तो आ ही रही है, जिसको लेकर लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट्स किया है और कई जगह इसकी खबरें छपी भी हैं। और आज ये भी खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया और पहली बार कंडेम शब्द का इस्तेमाल किया। इसके पहले जब भी उन्होंने किया, कंडेम नहीं किया, उन्होंने बस गोल मोल बात करके कि वी स्टैंड फॉर डिप्लोमेसी, डायलॉग। पहली बार उन्होंने तेहरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब हमला हुआ है तो उन्होंने कंडेम शब्द का इस्तेमाल किया। आपको क्या लग रहा है प्रोफेसर एसएसपी सिंह, कि क्या मोदी जी अब जो डोमेस्टिक क्राइसिस है, यानी कि भारत में जिस तरीके का संकट एलपीजी, तेल, इंडस्ट्रियल डीजल, ये तमाम चीज़ों को लेकर है, क्या अब वो उनको फोर्स कर रहा है कि अब आप ईरान के राष्ट्रपति से बात करें? लेकिन अभी भी वो राष्ट्रपति से ही बात कर रहे हैं, मुज्तबा खामेनाई से वो बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इस फोन कॉल का मतलब क्या है? क्या संकट भारत पर गहरा रहा है, इसलिए आज उनको ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके और कंडेम भी कर रहे हैं वो तेहरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला? जी सर। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि युद्ध अब जो है 22वां दिन है। आप कल्पना कीजिए कि युद्ध के 22 दिन, और ये युद्ध नहीं होकर के एक प्रकार से ईरान पर जो इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ, यह आक्रमण था। वैसी स्थिति में यदि प्रधानमंत्री को, यदि आप याद कीजिए, 6 दिन लगे थे खामेनेई साहब की जो है मृत्यु के बाद कंडोलेंस के लिए। 6 डेज में उनके ऑफिशियल जो ईरानियन एम्बेसी में गए थे, ईरान की एम्बेसी में। और दूसरी बात, 12 दिन के बाद उन्होंने शोक प्रकट किया था, 12 दिन लगे थे उसमें। और अब जो बात आप करें कि राष्ट्रपति महोदय से उन्होंने जो बात की है, ये तो तय है कि भारतीय विदेश नीति कहीं न कहीं इस दुविधा में है कि क्या करें और क्या ना करें। वहां कोई क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी के साथ साथ ये भी है कि एक पक्षपातपूर्ण नीति विदेश नीति की हो गई है। इसराइल 2 दिन पूर्व जाना और युद्ध की शुरुआत, फिर अमेरिका के प्रति जो लगातार, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या अब जो युद्ध चल रहा है, लगातार अमेरिका के प्रति जो मोदी जी की भक्ति है या भारतीय सरकार की भक्ति है, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ये बहुत मुश्किल दौर में भारत की विदेश नीति है, और भारत की विदेश नीति सही निर्णय नहीं कर पा रही। यदि प्रारंभ से ही उन्होंने कुछ मौलिक सिद्धांतों पर इसकी आलोचना की होती कि ईरान पर हमला किसी देश की संप्रभुता पर हमला है, किसी देश की स्वतंत्रता पर हमला है, और वहां के नागरिकों पर भी हमला है, क्योंकि नागरिकों की भी जान जा रही है, एक मौलिक सिद्धांत है जहां उनको इसकी आलोचना करनी चाहिए थी। लेकिन अब स्थिति क्या बनी? आपने जिस प्रकार की विदेश नीति अपनाई और जिस प्रकार का रवैया अपनाया, उससे ईरान निसंदेह, ईरान इससे इस बात से खुश नहीं है। आप यदि अब राष्ट्रपति को फोन करें या कुछ भी करें, लेकिन ईरान इस बात को समझ गया है कि इस मुश्किल दौर में भारत ने उसका साथ नहीं दिया। साथ का मतलब ये नहीं है कि भारत उसके लिए जो है युद्ध में कोई किसी प्रकार की सहायता देगा। प्रारंभिक स्थिति थी कि इस युद्ध की आलोचना, और ईरान से दुनिया को या अमेरिका को या किसी को कोई खतरा नहीं है, ये बात कहना चाहिए था। ईरान जो है ऑलरेडी जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, तो ये सारी बातें हैं। अब सवाल सिर्फ यहाँ उठता है कि भारत में जो ऊर्जा का संकट, गैस का संकट, ये तमाम तरह के संकट जो घिर आए हैं, उसका कारण वही है। क्या अगर आपके पास जो है वो हार्मुज स्ट्रेट से नहीं आएगा गैस या तमाम तरह की सप्लाई, जो ऊर्जा की सप्लाई है,
तो निसंदेह भारत के पास अपना उत्पादन तो उतना है नहीं कि भाई आप उस उत्पादन से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो संकट तो होगा, और संकट आ गया, लगातार देखने में आ रहा। ठीक है, लेकिन सरकार के लोगों के प्रोफेसर द्वारा सिंह, जो जी इस समय जो ईरान ने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, जिसका लोग पहले तो ये ईरान कह रहा था कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो 2000 किलोमीटर की रेंज की है। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर दियागो गार्सिया पर उन्होंने हमला किया है, जो कि 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, हिंद महासागर में है, यानी कि भारत की दहलीज पर ये अटैक हो रहा है, ये अपने आप में कितना खतरनाक है। क्या भारत इससे प्रभावित नहीं हो सकता? क्या भारत के ऊपर हमला नहीं हो सकता? ईरान कर सकता है। और आज ये कितना चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दियागो गार्सिया एक ऐसा मिलिट्री बेस माना जाता है जिसको दोनों अमेरिका और ब्रिटेन दोनों इस्तेमाल करते थे। अब तो ये लग रहा है कि अगर ईरान ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा था कि हम 2000 किलोमीटर की मिसाइल से जो हम दागेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि 4000 किलोमीटर की दूरी पर अगर दागा जा सकता है, तो ये कितना खतरनाक संकेत है आज ईरान ने दिया है। नहीं, ईरान ने देखिए जो खतरनाक संकेत दिए हैं, ईरान तो जो कुछ कर रहा है आत्मरक्षा में कर रहा है ना, इस बात को बार बार समझने की जरूरत है। आप यदि किसी पर आक्रमण करेंगे और दो मजबूत राष्ट्र मिल करके किसी पे आक्रमण करेंगे, तो आत्मरक्षा के लिए ईरान को जो कुछ भी है वो करना होगा। मैं मानता हूं कि आत्मरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कानून उन्हें इस बात की इजाजत देता है। दूसरी बात, जो उन्होंने आज जो कुछ भी जो गार्सिया के सैन्य ठिकाने पर किया है, देखिए हिंद महासागर में वो है, लेकिन आप याद कीजिए हिंद महासागर में ही जब एक ईरान का जो है सैन्य पोत जो है जो वापस जा रहा था विशाखापत्तनम से, भारत के आमंत्रण पर वो आया था, और किस प्रकार से हिंद महासागर में ही अमेरिका ने उसको जो है उस पर अटैक किया था, हमला किया था, आप जो याद कीजिए। और भारत ने तब उसकी आलोचना तक नहीं की, भारत ने आलोचना नहीं की, जबकि हिंद महासागर में ही वो घटना घटी थी। उसी समय भारत को जो है ये कहना चाहिए था कि हिंद महासागर में भारत युद्ध नहीं चाहता है किसी भी प्रकार से, तो आपने तो तब चुप्पी साध ली। तो आज आप किस नैतिक अधिकार से ये कह पाएंगे ईरान को कि आप हिंद महासागर में जो गार्सिया पे कैसे हमला करने, कैसे, किस मुंह से कहेंगे? और अगर कहेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। अब रही दूसरी बात, देखिए भारत पर किसी हमले की अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भारत ने कम से कम न बना तो भारत में जो कोई सैन्य ठिकाना है अमेरिका का, है ना, तो सैन्य ठिकाना नहीं है तो निसंदेह उस पर नहीं होगा कोई आक्रमण। लेकिन हिंद महासागर में अगर इस युद्ध की स्थिति बनती है, तो निसंदेह जो है उस युद्ध की आंच, जिसको कहते हैं कि ताप, वो तो भारत को भी दिखाई देगा ना, सुनाई देगा और उसको महसूस होगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो इसलिए हिंद महासागर में किसी प्रकार के युद्ध को रोकना, और एक और बात ध्यान रखिए, भारत लगातार जो गार्सिया में जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका और ब्रिटेन के, उसका बहुत बहुत पहले से विरोध करता रहा है। यद्यपि वो नहीं माने, लेकिन विरोध तो बहुत पहले से। आप याद कीजिए कि जब वो घटना हुई और उसके बाद से सवाल सिर्फ यहाँ इतना है कि भारत को जो नैतिक बल था उसकी विदेश नीति के, कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, उस नीति से भारत की विदेश नीति में जो भटकाव आया है, उससे भारत के नैतिक बल में भी कमी आई और वैश्विक उसकी राजनीति में महत्व गिरा है। जी बिल्कुल। ये जो दियागो गार्सिया है, इसका थोड़ा सा मैं पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल ये इस्तेमाल किया होगा। इसका लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं। अब ये वो मिसाइल है जो कि 4000 किलोमीटर या और ज्यादा की दूरी पर दागी जा सकती है, और अभी तक ऑन रिकॉर्ड ईरान ने ये कहा था कि उसके पास 2000 किलोमीटर के रेंज की कैपेबिलिटी है। ये स्ट्राइक फेल हुआ है, ये सक्सेसफुल नहीं रहा है, सफल स्ट्राइक नहीं था। लेकिन अपने आप में आज ईरान ने कितना बड़ा मैसेज दिया है, और क्या एक तरीके से आज भारत को भी मैसेज है। अगर हिंद महासागर का जो ये बेस है, मिलिट्री बेस है, जिसको ब्रिटेन और अमेरिका दोनों इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या ये भारत के लिए भी मैसेज नहीं है, प्रोफेसर सिंह? नहीं, मैं देखिए पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ नीलू जी, कि कोई देश के पास कितनी ताकत है, उसकी मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है, वो क्यों पूरी दुनिया को बचाएगा? दूसरी बात, नहीं, ईरान जो के बारे है में ये युद्ध कहा गया है के कि ये जो खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है, इसके बारे में पाकिस्तान ईरान ने बताया नहीं है, इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया है कि उनके पास नहीं, कितनी वो ठीक है। मिसाइल्स हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए जो दुनिया के देश अस्त्र शस्त्र का जो है वो एक तरह से
बिक्री करते हैं दुनिया के मार्केट में, वो डिस्प्ले करते हैं, हर चीज को डिस्प्ले करते हैं। लेकिन जो देश जो है दुनिया में इस प्रकार का शस्त्र को नहीं बेचता है, तो उसके पास, और जो लगातार निरंतर इजराइल और अमेरिका के, आप जानते हैं कि पिछले जून में भी उस पर हमला हुआ था, 12 दिनों तक वो युद्ध उस समय भी चला था। तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके पास जो भी इस प्रकार की मिसाइल्स हैं, चाहे वो आप 4,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं या कोई भी, वो दुनिया के सामने नहीं है, और आत्मरक्षा में वो इस प्रकार का जो है उसका प्रयोग कर सकता है। और उसने किया भी अभी किया, यद्यपि ईरान ने भी इसको स्वीकारा नहीं है, उसने माना नहीं है कि मैंने किया है। लेकिन सवाल है कि ईरान ने नहीं किया तो किसने किया, ये सवाल तो उठेगा। तो इसका अर्थ ये होता है। और एक और बात देखिए, ईरान के कई उच्च अधिकारियों ने बार बार कहा कि अभी तो हमने पुराने मिसाइल्स के इस्तेमाल किए हैं, हमारे पास अभी नए मिसाइल्स के स्टॉक हैं, और उसका जब प्रयोग होगा तो दुनिया के लिए, खास करके अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इजराइल की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मुसीबत होगी। ये जो खुर्रम शहर 4 की जो बात हो रही है, जो मिसाइल का नाम है, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि बहुत एडवांस है, और इसका रेंज 4,000 किलोमीटर बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेके पुष्टि नहीं है, लेकिन जितने भी डिफेंस एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, और भले ही वो सफल ना रहा हो, लेकिन आज ईरान के बारे में लोग, उसकी जो मिलिट्री प्रावस है, जो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अब क्या अमेरिका थर्राएगा इससे? और अगर, क्योंकि ये हिंद महासागर में, प्रोफेसर सिंह एक सवाल आपसे और करूंगी कि ये हिंद महासागर में अगर इस तरीके की मिसाइल आ सकती है, ये भारत के लिए कितना खतरा है? और क्या इसी मिसाइल को देखते हुए मोदी जी ने आज राष्ट्रपति पेजेश्किया से बात किया है ईरान के? नहीं, देखिए, मैं ये बार बार ये दोहरा रहा हूं कि अभी जो कुछ ईरान की नीति है, और जो भी वो आत्मरक्षा में हमला कर रहा है, उसने अमेरिका के उन बेसों पे किया है, सैन्य ठिकानों पर किया है जो गल्फ कंट्रीज में हैं, उसके सराउंडिंग्स में हैं, जहां से उसे डर है कि वहां से भी जब आक्रमण होगा तो ईरान को ज्यादा क्षति हो सकती है। भारत से इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूं कि भारत को इस बात के लिए चिंतित होने की जरूरत है। लेकिन भारत को जो है इस बात के लिए जरूर ये स्वर उठाना चाहिए कि हिंद महासागर में किसी प्रकार के युद्ध की संभावना नहीं बने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जो है ईरान हो या इजराइल हो, कोई। तो इस बात को तो भारत को कहना ही होगा। लेकिन और आज रही भी बात मोदी जी दूसरी, ने जब फोन पे बात किया पेजेश्किया से, तो उन्होंने इस मिसाइल का तो जिक्र किया नहीं। ये तो हमला करीब 8-9 घंटे पहले हुआ है, लेकिन मोदी जी ने अपने फोन कॉल में इसको कंडेम नहीं किया, ना ही उनके मुंह से बोली निकली कि भाई हिंद महासागर में आप इस तरीके की मिसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही ईरान ने आत्मरक्षा में किया हो, लेकिन इंडियन ओशन है आपका पूरा जो एक एरिया है, जो भारत से कितना लगा है। ओशन सॉवरेनिटी की बात हमेशा होती है कि समुद्री और सॉवरेनिटी की बात कितने बड़े बड़े बातें सरकार ने की है। आज क्या हमें इसको लेकर बोलना नहीं चाहिए, भले ही ईरान ने आत्मरक्षा में किया हो इस चीज को? नहीं, तो सवाल ये है कि अगर आप जो कुछ भी ईरान को कहेंगे तो क्या अमेरिका और इजराइल को कुछ नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे जो है अमेरिका और इजराइल के साथ खुल करके साथ दे रहे हैं। गल्फ कंट्रियों में भी उन्होंने कई उसके जो है शासकों से बात की उस समय भी। और आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो बहरीन के प्रस्ताव पर जो है आलोचना जब की गई थी, तो ईरान की आलोचना की और भारत ने उस आलोचना में साथ दिया। तो ये भारत की विदेश नीति की बहुत ही खराब नीति है ये, जहां आप अपने देश की छवि को खराब कर रहे हैं। और यही कारण है कि अगर ये स्थिति, ये आग और फैली, युद्ध की आग, तो निसंदेह जो है भारत के लिए संकट और गहराएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भले जो है ये बात आपने कही, लेकिन आप ईरान को कुछ कहने के पहले अमेरिका इजराइल के लिए भी कुछ कहें। अभी भी समय है, अभी भी कहें। और ये तो बोले कि युद्ध को तुरंत रोका जाए। इस प्रकार के युद्ध से दुनिया के उन देशों को भी परेशानी हो रही है जो देश युद्ध में शामिल नहीं है और न शामिल होने की कोई इच्छा रखते हैं, तो उनके तरफ से ये स्टेटमेंट तो जाए। लेकिन वो तो नहीं दे रहे इस प्रकार का स्टेटमेंट। और अभी जो कुछ भी वो राष्ट्रपति महोदय से कह रहे होंगे, उसमें निसंदेह जो ऊर्जा का संकट है, गैस का संकट है, वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे होंगे कि भाई जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो है उनको जाने की, जो भारतीय टैंकर्स हैं उसको जाने की इजाजत मिले। आप जानते हैं कि इस पर जो है उस समय भी उन्होंने जो जिन कुछ टैंकरों को जो इजाजत दी, उन टैंकरों के लिए ये कहा था कि ये भारत की सरकार के कहने पे नहीं, भारत की जनता के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता में ईरान के प्रति सहानुभूति है। ये तो मैंने ईरानियन एम्बेसी में भी जाकर के, जब मैं अपनी ओर से सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की ओर से कुछ साथी गए कंडोलेंस प्रकट करने और ईरानी जनता के प्रति जो है अपनी सहानुभूति और उसके प्रति समर्थन व्यक्त करने, तो ये बातें तो जो है वहां दिख गया।
सैकड़ों लोग जो है लाइनों में लग करके वहां कंडोलेंस व्यक्त कर रहे थे और सभी धर्मों के लोग थे। तो मुझे लगता है कि भारत को दुनिया की इस वैश्विक राजनीति में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है, उस पर अपनी नीति को स्पष्ट करे, स्पष्ट पोजीशन ले और दुनिया में एक मॉरल ताकत के रूप में उभरने की कोशिश करे। अन्यथा जो दाग लगा है उनका इजराइल के जाने के बाद और 2 दिन के बाद जो तमाम इस तरह की युद्ध की स्थिति बन गई, तो उसमें भारत पे दाग तो लगा है। भारत इसलिए दाग लगा कि भारत की जनता को और दुनिया को मोदी जी ने नहीं बताया कि वो क्यों गए थे। बिल्कुल एप्स्टीन फाइल और वगैरह वगैरह जो भी आरोप है, क्या सत्य है क्या झूठ है, लेकिन वो दुनिया को बताएं तो सही, देश की जनता को तो बताएं, ये बहुत जरूरी है। अब ये जो डियागो गार्सिया में जो खुर्रम शहर 4 रेंज की बात की जा रही है, ये वो मिसाइल का नाम है जिसको लेकर मैं आपको कुछ चीजें दर्शकों से शेयर करती हूँ और उसके बाद शाही साहब से अंतिम कमेंट लूंगी। ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल हैज अ रेंज एक्सीडिंग 3000 टू 4000 किलोमीटर्स। 3000 से 4000 किलोमीटर की रेंज है, अलाउइंग इट टू रीच डिस्टेंट टारगेट्स बियॉन्ड द गल्फ रीजन, यानी कि गल्फ रीजन के बियॉन्ड, गल्फ क्षेत्र के बाहर ये मिसाइल दागी जा सकती है। The extended range significantly increases Iran's strategic reach across the Middle East and Indian Ocean region, यानी कि ईरान अब इंडियन ओशन रीजन में भी हमला कर सकता है। The attempted strike on Diego Garcia strongly indicates that Iran may already possess missile capabilities of crossing vast distances. ईरान एक तरीके से आज उसने ये साबित कर दिया कि बड़ी मिसाइलें वो दाग सकता है और गल्फ के बियॉन्ड जाकर भी दाग सकता है। और खुर्रम शहर 4 की प्राइसेस के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी, लेकिन इसमें हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये किसी को पता नहीं चल रहा था कि इस तरीके की मिसाइल ईरान बना रहा है। लेकिन आज इस मिसाइल को दागने के बाद आज अमेरिका साथ में भारत जरूर कांप उठे होंगे और जरूर समझ रहे होंगे कि इसकी ये जो जिस तरीके का हमला हुआ है, इसका मतलब ये क्राइसिस अभी खत्म नहीं होने वाला है। शाही साहब, मैं अब आपके पास आती हूँ। डियागो गार्सिया का हमला प्लस भारत में जो पलायन की स्थिति बन रही है और जो जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, अंत में क्या कहेंगे इस पर कि ये ऊर्जा का संकट, क्या मोदी सरकार इसके सॉल्यूशंस ला पाएगी? बहुत संक्षेप में जी सर। देखिए, डियागो गार्सिया पे जो उसने हमला किया तो वो अपने आत्मरक्षा पर वहां पे सैन्य बेसों पे हमला कर रहा है। जहां तक आप भारत के संदर्भ में बात कर रही हैं, भारत से ईरान का कोई झगड़ा नहीं है, ना भारत को कोई खतरा है ईरान से। ईरान का झगड़ा इजराइल और यूएस से है, और यूएस और इजराइल से इसलिए कि यूएस और इजराइल ने उनके ऊपर जो है इम्पोज किया है वॉर। उन्होंने वॉर किया नहीं है, ईरान वॉर नहीं कर रहा है, वॉर उसके ऊपर इम्पोज किया गया, तो वो उसका जवाब दे रहा है। अब आप उसके सुप्रीम लीडर को भी मार दो, उसके तमाम मंत्रियों को मार दो, उसके तमाम 16,000 स्ट्राइक किया है। इजराइल और यूएस ने बताया 16,000 स्ट्राइक किया है, वहां के बच्चियों को मार दिया है, वहां के अस्पतालों पे हमला कर दिया है। ये सब चीजें नहीं होती थी पहले युद्ध में। युद्ध में अस्पताल, स्कूल, इन पर हमले नहीं किए जाते थे, सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाता था या कम्युनिकेशन की लाइनों पर हमला किया जाता था, उनके फैसिलिटीज पर हमला। पहली बार देख रहे हैं एनर्जी पे हमला हो रहा है, स्कूलों पे हमला हो रहा है, अस्पतालों पे हमला हो रहा है, और ईरान उसके बावजूद इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सैन्य बेसिस पर हमला कर रहा है और बता रहा है कि हम इस समय हमला कर रहे हैं और आप इस इलाकों को छोड़ दीजिए। तो ईरान की जो चीजें हैं, ईरान ने काफी संयम बरता हुआ है, और उसने जो गल्फ की कंट्रीज में भी हमला किया है, उसने यूएस सैन्य बेसों पर हमला किया है या उन ऑयल रिफाइनरीज पर किया है जहां से उनके वायुयानों को, युद्धपोतों को उनको तेल मिलता है, बाकी सब फैसिलिटीज पर नहीं हमला किया। तो इस युद्ध को जितने तत्काल रोकना चाहिए उतना रोकना। और नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को तार तार कर दिया है। भारत का जो एक प्रमुखता था, विश्व भर में एक लीडर था भारत, उसको कमजोर करने का काम किया। नहीं तो इस समय अगर भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का पहले अगर अध्यक्ष होता था, नेता हुआ करता, अग्रणी भूमिका निभाता था, अगर आज भी मौजूदा समय में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का अग्रणी नेता होता तो आज उसकी बात में दम होता। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति और भारत का जो विश्व भर में जो एक औरा था, एक उसकी प्रमुखता थी, उसको खत्म करने की कोशिश की। और जहां संकट है, आप देख ही रहे हैं, इस संकट का जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी, उनकी विदेश नीति, उनकी आर्थिक नीति, उनकी घरेलू नीति है। जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप दोनों, हाँ, प्रोफेसर कुछ कह रहे हैं जी, बोलिए सर। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो ईरान के न्यूक्लियर जो है वो बनाने की कोशिश को आलोचना वो कर रहे थे और युद्ध का कारण भी बना रहे थे।
अब अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि, और इजराइल ने भी, कि उसका जो लॉन्ग टर्म बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको खत्म करना है। तो आप देखिए कि वो अमेरिका की जो आशंका थी कि लॉन्ग टर्म बैलिस्टिक मिसाइल, और ईरान ने जिस प्रकार से जो गार्सिया पे 4000 किलोमीटर के इस मिसाइल के द्वारा अटैक किया है, तो इसका मतलब है ये बात तो प्रमाणित हो गया कि ईरान के पास ये क्षमता है, और अमेरिका का ये डर भी और इजराइल का ये डर का कारण भी। जी, बस मुझे इतना ऐड करना। धन्यवाद। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाही साहब चले गए, और प्रोफेसर सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।